प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। पीएसआईआर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं, उनके ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3, जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट है, उसके अंदर आपको सावरकर जी मिलेंगे। जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सावरकर जी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रति वर्ष एक या दो प्रश्न यूजीसी नेट में आते ही आते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो एक विद्यार्थी होने के तौर पर भी आपको सावरकर जी को समझना चाहिए, क्योंकि जब हम भारत के राजनीतिक विचारों को पढ़ते हैं तो एक विशेष स्थान सावरकर जी के भी राजनीतिक विचारों का है, और भारत की राजनीति में बहुत अधिक महत्व विनायक दामोदर सावरकर के राजनीतिक विचारों का है। तो आप मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या यूजीसी नेट एस्पिरेंट, आप दोनों के लिए ये वीडियो एक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विनायक दामोदर सावरकर को शुरू करता हूँ। मैंने इनके जीवन के कालक्रम को, टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकली इस पे लिखा हुआ है, और एक कहानी के रूप में मैं आपको सुनाऊंगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आखिर वो कौन से इवेंट थे, वो कौन से इंसिडेंट थे, वो कौन सी घटनाएं थी जिससे सावरकर धीरे धीरे गुजरे। और ये घटनाएं यूजीसी नेट में एक फैक्ट्स का रूप ले लेती हैं, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन यहीं से आया है, आगे भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से इसको देखें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ। ये भागूर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म हुआ। इन्होंने बचपन में 1899 में मित्र मेला एक संगठन बनाया, और इसके अंदर देशभक्ति की कार्यक्रम, देशभक्ति की गतिविधियां इन्होंने की। हालांकि ये क्रांतिकारी एक संगठन के रूप में अ, आगे बढ़कर अभिनव भारत का रूप ले लिया। 1901, जब इनके पिताजी और माताजी दोनों नहीं रहे तो इनकी सारी जिम्मेदारी बड़े भाई ने निभाई। आप कह सकते हैं कि बचपन में ही माता पिता का साया इनके सिर से उठ गया। इन्होंने आगे की पढ़ाई अपनी फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से की। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया। अभिनव भारत सोसाइटी एक गुप्त, सीक्रेट, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, एक क्रांतिकारी दल था जो देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ता था। अभिनव भारत सोसाइटी का इन्होंने गठन 1904 में किया। ये पढ़ाई में अच्छे थे, इनको स्कॉलरशिप मिली और ये लंदन चले गए। लंदन चले गए लॉ की पढ़ाई करने। 1906 में अ, लंदन के लिए रवाना हुए, और 1906 से 1909 तक इनकी पढ़ाई रही। सावरकर जी ने लंदन जाकर सारा समय पढ़ाई में नहीं लगाया, बल्कि पढ़ाई तो एक बहाना था। असली मकसद देश की आजादी में अपना योगदान निभाना था, और वहां जाकर इंडिया हाउस के अंदर ये रहे। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि लंदन में इंडिया हाउस, जो कि एक हॉस्टल के रूप में था, वहां पर ये रहे। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की है, जो एक फैक्ट है और आपको याद रहना चाहिए। और एक फैक्ट और है कि इंडिया हाउस जो क्रांतिकारियों का एक हॉस्टल था, एक प्रकार से कहें, या क्रांतिकारियों के लिए एक अच्छी जगह थी जहां वो बैठकर काम कर सकते थे। यह इंडिया होम रूल सोसाइटी जो बनाई हुई थी, उसका हेडक्वार्टर भी था। और एक न्यूज़पेपर, उपनिवेशवाद विरोधी समाचार पत्र यहाँ से निकलता था, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये वहां से निकला करता था। तो इंडिया हाउस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए जानना। इंडिया हाउस में रहते हुए 1907 में इन्होंने गोल्डन जुबली बनाई, 1857 की क्रांति की। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि 1857 में एक क्रांति हुई इस देश के अंदर, और जिसने लगभग ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया। और आप सभी जानते हैं कि कंपनी रूल भी तभी खत्म हो गया, और 1858 से ब्रिटिश रूल हमारे देश में लागू हुआ। तो 1857 की क्रांति को अंग्रेजी सरकार ने एक छोटे मोटे घटना के तौर पे प्रदर्शित किया। उसका ना तो
कोई इतिहासीकरण होने दिया, ना ही उनको लिखित रूप में आने दिया, बल्कि प्रतिबंधित विचारों को रखते हुए इस प्रकार से पेश किया कि कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर 1857 की क्रांति के बारे में ज्यादा खबरें बाहर गई, या जो अब तक उस समय की नई पीढ़ी थी उसको ज्यादा पता चला, तो कहीं ना कहीं अतीत से ये लोग सीखेंगे और वहां से प्रेरणा लेकर दोबारा ब्रिटिश अ, साम्राज्य के खिलाफ एक नई रणनीति का निर्माण करेंगे। इसलिए इन सब से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति की सारी चीजों को दबा दिया। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति गोल्डन जुबली बनाई 1907 में। और आगे चलकर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पुस्तक भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और महत्वपूर्ण हो जाती है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में। क्योंकि कई बार ये सीधी सीधी पूछा भी जाता है और आगे भी पूछा जाएगा कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी या फिर कब लिखी गई। तो 1908 में ये पुस्तक लिखी गई, आप सभी याद रखें। इस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने बैन भी कर दिया, और इसका पब्लिकेशन इजीली नहीं हो पाया, काफी इधर उधर करके, कभी फ्रांस कभी जर्मनी, वहां पे जाके कुछ पन्ने इसके प्रिंट हुए और इस प्रकार से भारत के अंदर आई। एक तथ्य और है, हम इसको याद रखना चाहिए कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस पुस्तक को क्रांतिकारियों की गीता यह कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो अगर आपको आए कि कौन से पुस्तक क्रांतिकारियों की गीता कहकर प्रसिद्ध हुई या संबोधित किया गया, तो आप याद रखेंगे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि वीर सावरकर ने लिखी है, वो वह पुस्तक थी। इन्होंने इंडिया हाउस में रहते हुए लंदन में मैडम कामा, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों के साथ काम किया है। 13 मार्च 1910 को सावरकर जी को अरेस्ट किया गया लंदन के अंदर। काफी सारी घटनाओं में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। भारत के अंदर अनेक बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें अनेक ब्रिटिश सरकार के अधिकारी मारे गए थे, अनेक ब्रिटिश नागरिक मारे गए थे। और इन सभी का जो प्लानिंग थी, वो उसके तार इंडिया हाउस से जुड़े, सावरकर जी से जुड़े, और इनको गिरफ्तार किया गया 1910 में। 1 जुलाई 1910 को इनको भारत भेजा गया। अ, यहाँ मैं फैक्ट क्लियर कर दूं कि 13 मार्च 1910 को जब वो अरेस्ट हुए, तो इनका ट्रायल चला। और वहां पे जब क्रांतिकारियों की यह मंशा थी, यह सोचना था कि जो ट्रायल चले वो लंदन के अंदर ही चले, उनको भारत ना भेजा जाए, क्योंकि उस समय भारत के हालात अच्छे नहीं थे। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार अपने अनुसार निर्णय लेती थी, कोई कानून नहीं था, कोई कानून का राज नहीं था। और क्रांतिकारियों को बहुत अत्याचार वाली सजा दी जाती थी, उनको छोटे मोटे अपराधों के लिए भी बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। इसलिए वो चाहते थे कि लंदन के अंदर ही ट्रायल चले और छोटी मोटी सजा मिले, और वो फिर छूट जाएं और देश की आजादी के लिए फिर से लड़ाई लड़ सकें। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उनको भारत भेज दिया, और उनको एस एस मौर्य, इस शिप का नाम आप याद रख लीजिए, एस एस मौर्य शिप के साथ उन्होंने जो ब्रिटिश शिप था वहां से उन्होंने भेजा सावरकर जी को। जब ये जहाज फ्रांस के पास जा रहा था, तो 1 जुलाई 1910 को इन्होंने इस जहाज में से छलांग लगा दी। और इस छलांग को एक ग्रेट एस्केप नाम से इसको याद रखा जाता है। द मार्सलीज पोर्ट था फ्रांस का, वहां पर ये गए, इन्होंने राजनीतिक शरण लेने की कोशिश की, प्रयास किया, पर सफल नहीं हो पाए। इन्हें वापस पकड़ लिया गया और दिसंबर 1910 को भारत लाया गया। इनको ट्रायल चला और 2 जीवन की आजीवन कारावास इनको हुई। और कहते हैं कि 50 साल की वो कारावास थी, और सारा एडिशनल इम्प्रिजमेंट मिला दे जाए तो इन्हें 55 साल जेल में रहने की सजा दी गई। और जेल भी भारत की सबसे खूंखार, अत्याचार वाली, सबसे बदनाम जेल, सेलुलर जेल, अंडमान, इनको काला पानी की सजा जैसे कहते थे उस समय, वहां भेज दिया गया। 55 साल की सजा का अर्थ है उनका पूरा जीवन जेल के अंदर कटने वाला था। वो बिल्कुल भारत से, मेनलैंड इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले थे।
1911 से 1921 तक वो इसी प्रकार इन्हीं हालातों में, जिसका वर्णन भी किया जाना आसान नहीं है, उन हालातों में वो सेलुलर जेल के अंदर अंडमान में रहे। या कहें एक प्लानिंग के साथ उन्होंने उस जेल से निकलने के लिए काफी प्रयास किए, और उन्हीं प्रयासों में एक था कि वो ब्रिटिश सरकार के सामने अच्छा बनकर दिखाएं, ताकि ब्रिटिश सरकार उन्हें देश के अंदर ले आए कैसे भी करके, ताकि उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान इस देश की आजादी की लड़ाई में रह सके। 1913 में इन्होंने वहीं रहते हुए एन एको फ्रॉम अंडमान एक पोइट्री बुक भी लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना चाहिए। 1921 में इनको ट्रांसफर किया गया अंडमान से रत्नागिरी जेल, और 1921 से 1937 तक का जो जीवन है वो रत्नागिरी जेल के अंदर इनका निकला, इनका गुजरा। तो रत्नागिरी जेल में रहे एक तो, और एक अंडमान जेल में रहे। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, पहले अंडमान जेल में रहे थे, उसके बाद रत्नागिरी जेल में आए हैं। 1923 1923 में इन्होंने हिंदुत्व, हु इज हिंदू, यह पुस्तक का लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक बन जाती है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। 1923-24 में इनका मुख्य काम हिंदुत्व पर रहा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर रहा, और काफी मुखर होकर इन्होंने उस पर काम किया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैं एक और ऐड करना चाहूंगा इंफॉर्मेशन, कि इन्होंने हिंदुत्व पर काम क्यों किया, इन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म पे काम क्यों किया, ये आखिर 1923 में, 1924 में हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये सारी पुस्तक क्यों लिख रहे हैं, ये समझना आवश्यक है। उस समय का दौर, भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, जो एक सेकुलर लिबरल फ्रंट पर खेल रही थी। वहीं एक काला सच यह भी है कि उसी समय मुस्लिम लीग भी इस देश के अंदर के मुसलमानों के लिए, अलग देश के लिए लड़ रही थी। और पाकिस्तान का भूत पाकिस्तान बने, पाकिस्तान नया देश का निर्माण हो, देश भारत के हिस्से हो, ये सब उस समय पीक पर था। उस समय के हालात हिंदू मुस्लिम दंगों के हालात थे। जगह जगह मुस्लिम लीग कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए हिंदू विरोधी दंगों को बढ़ा रही थी, हिंदू विरोधी दंगे भड़काए जा रहे थे। और इस पूरे माहौल में जब सावरकर जी स्वयं जेल के अंदर थे, ये मुख्य समाज से कटे हुए थे, तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ योगदान दे नहीं पा रहे थे, लेकिन ये जेल में रहकर भी उस पर आकलन कर रहे थे, उसका एनालिसिस कर रहे थे, आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है, क्यों देश के बंटवारे के लिए आवाजें आ रही हैं, इस देश का बंटवारा कैसे रोका जाए, इस देश को आजाद कैसे किया जाए। तो तब इन्होंने यह फाउंडेशन तैयार किया कि अगर इस देश का हिंदू मजबूत होगा, एकजुट होगा, एकता होगी, तो वो ना सिर्फ देश को आजाद भी करा सकता है, बल्कि इस देश के हिस्से जो होने वाले थे या जिसकी डिमांड थी, उसे भी रोक सकता है। तो इन्होंने उस समय हिंदुत्व पर काम किया है। 1937 में सावरकर जी आजाद हो गए सभी प्रकार के प्रतिबंधों से, और इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की अब शुरुआत की, हिंदू महासभा को ज्वाइन किया 1937 में। जब क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, 1937 से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि हिंदू महासभा, या फिर हम कहें प्रतिबंधों से मुक्ति, या फिर हम कहें अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत, वो सब 1937 से इन्होंने की है। 1937 से 1943 तक लगभग 3 और 3 6 साल इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा के तौर पे काम किया है। कहते हैं 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो इसका विरोध इन्होंने किया। यहाँ मैं एक इंफॉर्मेशन और जोड़ देता हूँ, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो विरोध था, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध था, उसके फाउंडेशन क्या है, उसका बेसिस क्या है। और उसका बेस ये था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो पूरी लीडरशिप जो थी भारत की, जो भारत को प्रतिनिधित्व कर रही थी, या फिर हम कहें जो हिंदू लीडरशिप थी, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम लीग के साथ थे, और हिंदू मोस्टली हिंदू
कांग्रेस के साथ थे। तो कांग्रेस का जो ये आंदोलन था उसमें सारी लीडरशिप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था एक प्रकार से, और जो सरेंडर नहीं कर रहे थे उनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और सभी के सभी जेल के अंदर डाल दिए गए थे। गांधी जी भी, जवाहरलाल नेहरू भी और अन्य सभी। तो देश नेतृत्व विहीन हो गया था, लीडरशिप, द लैक ऑफ लीडरशिप। इसने एक अपॉर्चुनिटी बना दी मुस्लिम लीग के लिए कि वो अपनी मांग को तेज कर दें। जब हमारे देश के सारे नेता जेल में हों और मुस्लिम लीग बाहर खुले में काम कर रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफा माहौल हो गया। और उस समय जरूरत थी इस देश के नेताओं को समाज के बीच में रहने की, जरूरत थी इस देश की आज़ादी की लड़ाई को बढ़ाने की, मुस्लिम लीग से सामना करने की। उस समय वो लोग हथियार डालकर जेल के अंदर चले गए। जेल से कोई काम नहीं चलता, जेल से समाज का नेतृत्व नहीं होता। वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल जेल में रहना, वो कहीं ना कहीं इस देश की आज़ादी की लड़ाई को कमजोर कर रहा था। इसलिए सावरकर जी ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया, या फिर हम कहें कि उन्होंने मूवमेंट का विरोध नहीं किया, उन्होंने इस आंदोलन का विरोध नहीं किया, इस आंदोलन के तरीके का विरोध किया। 1948 में जब देश आजाद हो गया तो गांधी जी की हत्या हुई, उसमें इनका नाम भी इन्वॉल्व किया गया, और लेकिन इनका कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला। 1949 में ये बाइज्जत बरी भी हुए। 1950 में इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। इनकी 1957 की एक पुस्तक है सिक्स ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि ये सबसे अंत में लिखी गई पुस्तकों में से एक है 1957 की। 1 फरवरी को इन्होंने अपना व्रत शुरू किया, अन्न त्याग दिया, और 26 फरवरी 1966 को ये बॉम्बे, आज की मुंबई में देहांत हो गया। तो सावरकर जी के पूरे जीवन को हमने समझा, अब इनके राजनीतिक विचारों को समझते हैं। यूजीसी नेट के लिए इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्रोनोलॉजी के रूप में मैंने इनको लगाया है, और जिसमें 1908 की इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंग्लिश में है, 1913 की एन एक्को फ्रॉम अंडमान, 1923 के हिंदुत्व हु इज हिंदू, 1924 में 1924-25 में इन्होंने एक पुस्तक और लिखी हिंदू पद पाद शाही जो मराठी में थी। इन्होंने 1926-27 में हिंदू राष्ट्रीय दर्शन, 1931 की इंपॉर्टेंट बुक है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये पीवाईक्यू में भी है, आई हुई है, कई बार पूछा हुआ है यूजीसी नेट में। 1937 में लिखा एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, और 1957 की सिक्स ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इनको आप याद कर लीजिए, यूजीसी नेट इनको पूछता है, कई बार पूछा है, आगे भी पूछेगा। चलिए उनके पॉलिटिकल आइडियाज को, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को समझते हैं। सावरकर रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इससे बिलोंग रखते हैं। वो राष्ट्रवादी हैं, वो गांधी की तरह राष्ट्रवादी नहीं है जो अहिंसा के साथ काम करते हैं, जो किसी प्रकार की फोर्स का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, जो समझते हैं डिस्कशन से सॉल्यूशन निकलेगा। सावरकर उनमें से नहीं है। सावरकर सिद्धांत, उनका सिद्धांत सिंपल है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा हो, जो करोड़ों लोगों की हत्याएं कर रहा हो, जो भारत के अंदर भी लाखों लोगों को मार चुका हो, ऐसा साम्राज्य या फिर कहें ऐसा लीडरशिप क्या बातचीत की कोई कोशिश को समझेगा? क्या वो अहिंसा की भाषा को समझेगा? कहीं ना कहीं वो उसको कमजोरी समझते थे। वो समझते थे कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो समझते थे कि अगर ये कोई भाषा समझ में आती है अंग्रेजों को, तो वह डायरेक्ट अटैक की भाषा समझ में आती है। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की ट्रेडिशन के व्यक्ति हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नकार दिया, मोरल पैसिफिज्म को नकार दिया। उनके ऊपर यूरोपियन नेशनलिज्म का काफी इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि सावरकर जब विदेश में थे, लंदन में थे, तो उन्होंने काफी लोगों को पढ़ा, अनेक देशों की क्रांतियों को पढ़ा, अनेक देशों के अंदर हुए जन आंदोलनों को पढ़ा, और तब इन्होंने समझा
कि जब जनता का आक्रोश खड़ा होता है, जब जनता खड़ी होती है, तो बड़े बड़े तख्त बदले गए हैं, बड़े बड़े लोगों का साम्राज्य चला गया। तो भारत के अंदर भी ब्रिटिश साम्राज्य को अगर हमने खत्म करना है, तो देश के अंदर एक नया जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये विचार यूरोप के अंदर जो कुछ घटनाक्रम हुआ, वहां से वे इनके अंदर आए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके विचार भारत के इतिहास से भी थे। पूरा पूरा नेशनलिज्म उनका यूरोपियन नहीं था, उनका भारतीय नेशनलिज्म भी था। भारत के अंदर 1857 की क्रांति को भी उन्होंने अपनी मोटिवेशन बनाया, अपना प्रेरणा बनाया था। इससे पहले मैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, जो उनकी पुस्तक है हिंदू पद पातशाही और एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इन्होंने भारत के इतिहास को लिखा है। भारत के अंदर किस प्रकार से अनेक राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसको लिखा है। तो कहीं ना कहीं इनका राष्ट्रवाद भारतीय ही था, भारत से ही निकला था। लेकिन हाँ, इनके ऊपर कुछ प्रभाव जरूर रहा होगा, या कहें कि इन्होंने सीखने के लिए यूरोपियन मेथड को अवश्य इस्तेमाल किया होगा। इन्होंने जोर दिया है पावर पर, मिलिटराइजेशन पर, कल्चरल यूनिटी पे, नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट पे इन्होंने काम किया है। यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स ध्यान रखेंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट अगर किसने शुरू किया है, तो वो पेरियार ने शुरू किया है। एक सवाल आ सकता है, आप नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट से और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। सावरकर ने कहा है कि हिंदू एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा है कि अदर कम्युनिटी नहीं करती, वो राष्ट्र नहीं है, वो केवल और केवल कम्युनिटी है, केवल एक वर्ग विशेष है। लेकिन हिंदू वो अपने आप में एक राष्ट्र है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि राष्ट्र की जो अवधारणा है, राष्ट्र की अवधारणा कहती है कि किसी निश्चित भूभाग से कोई राष्ट्र नहीं बनता, वो किसी भाषा आधारित नहीं होता। जैसे जो नेशन है, नेशन का जो इंग्लिश में वर्ड है, उसका मीनिंग निकला जाए तो उसका अर्थ है वे देश, और लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुए हैं। जैसे जर्मन भाषा का जर्मनी, फ्रेंच का फ्रांस, इंग्लिश का ब्रिटेन, पुर्तगाली भाषा का पुर्तगाल। तो ये सब जो देशों का निर्माण हुआ है, वो नेशन की श्रेणी में आए। लेकिन राष्ट्र एक कदम आगे है, राष्ट्र संस्कृति से बनता है, और इसलिए हिंदू एक अपने आप में एक राष्ट्र है। सावरकर जी ने हिंदू आइडेंटिटी के 3 डायमेंशन बताए हैं, उन्होंने राष्ट्र, जाति, संस्कृति, इन प्रकार से हिंदू शब्द को लेकर उन्होंने काम किया है। उनका हिंदू शब्द का जो डेफिनेशन है वो काफी इजी है। उनका कहना है कि जो भारत को अपनी पुण्य भूमि, जो भारत को अपनी पितृभूमि माने, वह हिंदू है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, जो अपनी पितृभूमि माने, यानी जो अपने आप को इस देश का अभिन्न अंग माने, जिनके पूर्वज इस देश में रहते आए हैं, वो अपने आप को हिंदू कहे। और जिनकी पुण्य भूमि, या कि जिनकी इस देश की भूमि के प्रति श्रद्धा है, जिनके देवी देवता इस भूमि में रह रहे हैं, जिनकी श्रद्धा इस देश के प्रति है, वो इसको अपना मानते हैं, वो हिंदू हैं। तो उनका हिंदू कोई पूजा पाठ वाला हिंदू नहीं है, घंटी और मंदिर में घड़ियाल बजाने वाला हिंदू नहीं है। उनके लिए हिंदू वह है जो इस देश की संतान है, जो इस देश के अंदर पला बड़ा है, जिनके पूर्वज इस देश में रहे रहते आए हैं, और जिनकी श्रद्धा इस देश से जुड़ी है। इसलिए जब वो कहते हैं हिंदू, तो बौद्ध भी उसके अंदर आते हैं, जैन भी उसके अंदर आते हैं, सिख भी उसके अंदर आते हैं। और अगर वो, उनका स्पष्ट कहना है कि अगर इस देश के ईसाई और मुसलमान ये कहते हैं कि हमें इस देश की मिट्टी से प्यार है और हमें इस देश के प्रति श्रद्धा है, तो वो भी हिंदू हैं। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया। इन्होंने इंटरनल रिलीजियस डिवीजन, जो जाति के आधार पर भेदभाव हुआ करता था उस समय, उसके विरुद्ध में काम किया, और जातिगत सद्भाव लाने के पर काम किया। शुद्धि मूवमेंट चलाया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और हम यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं कि एक दलित चिंतक के रूप में भी सावरकर को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए, और जो एक
कम्युनिटी है जिनको मुख्य धारा में नहीं आने दिया गया काफी वर्षों से, उनके लिए भी काम किया। पतित पावन मंदिर बनाए गए। वो एक स्ट्रांग सेंट्रलाइज्ड और मिलिटराइज्ड स्टेट की वकालत करते हैं। वो कमजोर एक देश को नहीं रखते। उनके सामने दो दो विश्व युद्ध रहे और वो समझते थे, इस वास्तविकता से वाकिफ थे कि एक मजबूत देश ही रह सकता है इस दुनिया के अंदर। इसलिए उन्होंने नेशनल डिफेंस पे उन्होंने काफी काम किया, नेशनल डिफेंस के ऊपर जोर दिया और जो पैसिफिस्ट स्टेट स्ट्रक्चर है उसको नकार दिया। ये क्या होता है? ये होता है कि वो देश जो ये कहते हैं कि हमें आर्मी की आवश्यकता नहीं है, हम तो शांति प्रिय देश हैं और हम इसलिए आर्मी नहीं रखेंगे। तो ये उस प्रकार की चीजें नहीं थी, ये वीक नहीं चाहते थे अपने आप को, अपने देश को। इन्होंने नेशनल लॉयल्टी को हमेशा रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर रखा है। इन्होंने कल्चरल यूनिटी को, नेशनल एलिजेंस को सबसे प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को, ईसाइयों को और अन्य विदेशी धर्मों को इस देश के अंदर अधिकार चाहिए, तो उनको इस देश से प्यार करना पड़ेगा, इस देश के प्रति श्रद्धा रखनी होगी। और ये सारी चीजें उस दौर से निकल कर आ रही हैं जब इस देश के मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस देश के अंदर बंटवारा चाहते थे। तो आप कह सकते हैं कि उस प्रकार की जब वातावरण रहेगा तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें होंगी ही। इसलिए अगर हम माइनॉरिटी बेसिस पे देखें तो कहीं ना कहीं सावरकर कई बार आपको हार्ड लाइन रखने वाले व्यक्तित्व लगते हैं। और उसका मुख्य कारण यही है कि उस समय देश का वातावरण ही इस प्रकार का था। हिंदू मुस्लिम दंगे इतने हुआ करते थे और अ, इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास हो रहा था। इसलिए उनकी इस प्रकार का सोच आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम प्यार से या लेखन में वीर सावरकर भी कहते हैं, उनके बारे में हमने जाना, उनको समझा, उनके व्यक्तित्व को जाना। यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए सारे फैक्ट्स जो इनकी टाइमलाइन है क्रोनोलॉजिकली, जो इनकी बर्थ प्लेस से लेके और इनकी बुक्स, इनके अभिनव भारत सोसाइटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा ये कहाँ रहे, कौन सी जेल में रहे, कौन से शिप से आई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इनकी जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं उसकी मैंने लिस्ट यहाँ दे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉलिटिकल आइडिया क्या थे, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।